आर्यन सिन्हा थोड़ा उलझन में था। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, लेकिन वो बहुत खुश क्यों नहीं लग रहा था। क्या एक साथ सोना अभी भी मायने रखता है? उसने आत्मपुष्टि में सिर हिलाया। राहुल राठौर ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वे एक साथ सो सकते थे। अगर राहुल राठौर इस तर्क को सुनते तो वो निश्चित रूप से इसे 100 अंक देते। वो किसी भी क्षण किसी को पीटना चाहेंगे। आर्यन सिन्हा संतुष्ट होने के कारण वो थोड़ा और आज्ञाकारी हो गया और राहुल राठौर को अब परेशान नहीं करता था, इस डर से कि उसे इसका पछतावा होगा। राहुल राठौर को एहसास हुआ कि आखिरकार उनका डेस्कमेट शांत हो गया है। उसने असमंजस में उसकी ओर देखा और अंत में राहत की सांस ली। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया और यहां तक कि कुछ गेम खेलने के लिए अपनी किताब को ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया। शाम की स्व अध्ययन कक्षा के बाद वे धोने के लिए छात्रावास में वापस चले गए। आर्यन सिन्हा ने उसके साथ बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की। तभी राहुल राठौर को एहसास हुआ कि उनके बीच बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसने सोचा कि उसकी देरी करने की रणनीति काम कर गई है। राहुल राठौर सीढ़ी से आधे चढ़ गए और फिर से नीचे आ गए। उसने आर्यन सिन्हा को बात करने के लिए बालकनी में खींच लिया। उन्होंने धीमी आवाज में आर्यन सिन्हा को फुसलाते हुए कहा, पहले अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करो। जब सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नीचे आऊंगा। क्या तुम समझ रहे हो? राहुल राठौर उसे नजरअंदाज करना चाहते थे, लेकिन आर्यन सिन्हा ने उनके बिस्तर पर चढ़ने की जिद की। अगर उसके रूममेट्स और छात्रावास प्रबंधक ने यह देखा तो वो इसे कैसे समझा सकता था? वो अपने गुस्से को दबा सकता है और आर्यन सिन्हा से झूठ बोल सकता है। जब आर्यन सिन्हा सो गए तो कह सकते थे कि ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहते थे, बल्कि आर्यन सिन्हा के सो रहे होने के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय तक उसे सहलाने के बाद उसने आखिरकार उसे वापस धोखा दिया। जब राहुल राठौर बिस्तर पर चढ़े तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उन्होंने साहिल बिष्ट और अनिल शर्मा को कानाफूसी करते हुए और गपशप करते हुए नहीं देखा कि वे बाहर क्या फुसफुसा रहे थे। अनिल शर्मा की आंखें चमक उठीं और उन्हें एक और विषय मिला। कुछ शब्दों के साथ उसने साहिल बिष्ट को भटका दिया और अब इस पर ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद राहुल राठौर ने शांत अंधेरे में अपना फोन रख दिया। उन्होंने पाया कि छात्रावास लंबी सांसों से भरा हुआ था। उसने अपना सिर बाहर निकाला और अपने सामने बिस्तर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन सिन्हा भी सो गए हैं। उसने राहत की सांस ली। ये सोचकर कि वो गड़बड़ कर सकता है और अच्छी तरह से सो सकता है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे सो गया। अज्ञात समय के बाद राहुल राठौर को अपने चेहरे पर खुजली महसूस हुई, जैसे कि कुछ उन्हें पोक कर रहा हो। उसने अचंभे में अपनी आंखें खोलीं और अपने बिस्तर के किनारे पर एक धुंधली आकृति देखी। पहली नजर में वो इतना डर गया था कि उसने लगभग अपने पैंट में पेशाब कर दिया था। हालांकि आर्यन सिन्हा को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, क्या आप भूतों से डरते हैं? एक पल के लिए राहुल राठौर ने सोचा कि ये आदमी ठीक हो गया है और उसे बाहर खींचना चाहता है और उसे पीटना चाहता है। लेकिन अगले ही सेकंड में आर्यन सिन्हा की हरकतों ने उनके अनुमानों को चकनाचूर कर दिया। आर्यन सिन्हा फुर्ती से अपने कंबल में रेंगते हुए बड़े भरोसे से उसकी कमर को गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा उसकी छाती से दबाया और एक पिल्लू की तरह उसके खिलाफ रगड़ा। उसकी आंखें आधी बंद थीं जब उसने जम्हाई ली और एक छोटी सी आवाज में कहा, मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन आप मुझे खोजने नहीं आए। मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाएं। सोने के लिए मेरे बिस्तर पर चढ़ने के लिए आपके साथ क्या गलत है? राहुल राठौर ने उसे अनापशन आप अपने आलिंगन से बाहर निकाला और बिस्तर की लोहे की रेलिंग से दबा दिया। उसने अपने दांत पीसे और धीमी आवाज में कहा, वापस जाओ। आर्यन सिन्हा हठपूर्वक कहा, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। वो केवल अवज्ञाकारी ही नहीं था, बल्कि उसने अपनी लंबी बाहों के साथ हाथ बढ़ाया और राहुल राठौर को गले लगा लिया। हिलने के लिए तैयार नहीं था। स्कूल में सिंगल बेड कितना बड़ा हो सकता है? जब 2 लोग एक साथ लेटे हुए थे तो बीच में लगभग कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा आर्यन सिन्हा को उनसे चिपके रहने पर जोर दिया। उसे आगे पीछे धकेलना बेकार था। इसके बजाय उसकी हरकतों ने लोहे के फ्रेम के बिस्तर को चरचरा दिया और दूसरों को आसानी से जगा दिया। राहुल राठौर की नाश्ते के समय कैफेटेरिया में ज्यादा लोग नहीं थे। अधिकांश छात्रों ने भोजन खरीदा और बिना रुके चले गए। कुछ छात्रों ने नाश्ते के समय का उपयोग भी सोने के लिए किया और कक्षा में तभी लौटे जब कक्षा शुरू होने वाली थी। इसके बाद वे पेट भरने के लिए ब्रेड खरीदने कैंटीन गए। राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा आमने सामने बीफ ब्रिस्किट राइस नूडल्स खा रहे थे। राहुल राठौर जोश में था। उसने उसकी तस्वीरें लेने के लिए अपना फोन निकाला और उसे समय समय पर हर तरह के काम करने के लिए कहा। पलकें झपकाएं और क्यूट अभिनय करें, बिल्ली होने का नाटक करें, अपने गालों को पकड़ें और मुस्कुराएं, अपनी नाक उठाएं और एक चेहरा बनाएं। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौर ने जो कहा वो सब किया। जल्द ही उसने एक युवा लड़की की बहुत सारी प्यारी और बदसूरत तस्वीरें ली। राहुल राठौर खुशी से अपना फोन रख दिया। कल्पना करने के बाद आर्यन सिन्हा को दिखाने में मजा आ रहा होगा। उन्होंने खुशी से आर्यन सिन्हा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा लड़का। आर्यन सिन्हा का चेहरा शुद्ध और मासूम था। वो भी खुशी से मुस्कुराया।
नाश्ते के बाद वे स्कूल की इमारत में चले गए। आर्यन सिन्हा ने फिर से राहुल राठौर का हाथ छूने की कोशिश की। वो उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने उसे सावधानी से छुआ। राहुल राठौर अच्छे मूड में थे। जब उन्होंने स्पर्श महसूस किया तो उन्हें लगा कि आर्यन सिन्हा को कुछ करना है। वो मुड़ा और पूछा, क्या बात है? आर्यन सिन्हा ने पाया कि राहुल राठौर नाराज नहीं थे और तुरंत संतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि राहुल राठौर को हाथ पकड़ने में कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए वो हिम्मत करके हाथ पकड़ना चाहते थे। हालांकि एक व्यक्ति ऊपरी सीढ़ी के कोने से नीचे आ गया। इससे बचने के लिए राहुल राठौर ने चकमा दे दिया, इसलिए आर्यन सिन्हा ने खाली हाथ पकड़ लिए। जो व्यक्ति नीचे आया वो जैस्मिन था, जो कैंटीन जा रहा था। ये देखकर कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वो जानता है, वो मुस्कुराया और अभिवादन किया। भाई आर्यन, राहुल राठौर, सुप्रभात। सुप्रभात, राहुल राठौर ने शांति से जवाब दिया। जहां तक आर्यन सिन्हा की बात है, उसने अपने होंठ कसकर भींच दिए और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वो इस बात से बहुत दुखी थे कि राहुल राठौर उनके रास्ते में आ गए थे। अचानक उसकी बच्चों जैसी मुस्कान छूट गई और वो उदास हो गया, मानो जब उसे उकसाया जाएगा तो वो किसी को पीटने वाला हो। जैस्मिन को लगा कि आर्यन सिन्हा सुबह उठते ही गुस्से में है। वो मुड़ा और जल्दी से खिसक लिया, मैं जा रहा हूं, अलविदा। अपराधी जा चुका था। आर्यन सिन्हा अपने दयनीय रूप में लौट आए। उन्होंने राहुल राठौर को रगड़ा और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में अपना नाम पुकारा, राहुल राठौर। उसकी आमतौर पर अहंकारी आवाज अचानक एक बच्चे की तरह नर्म हो गई। राहुल राठौर को फिर से सिरदर्द हुआ और वो अपना हाथ हिलाना भूल गए। उन्होंने आह भरते हुए कहा, अब क्या है? आर्यन सिन्हा ने उनका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा संतुष्ट महसूस किया। वो मुस्कुराया और कहा, अब ठीक है। राहुल राठौर हैरान थे। उसका स्वभाव वास्तव में चंचल था। चूंकि ये सब खत्म हो चुका था, इसलिए राहुल राठौर को अब और परवाह करने की जहमत नहीं उठानी थी। वो अपनी कक्षा में ऊपर जाते रहे और जब उन्होंने कक्षा में कदम रखा तभी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखने के लिए अपना सिर नीचे देखा और फिर बौहें चढ़ा ली। फिर वो जाने दिया और सीधे कक्षा में चले गए। ये दुर्लभ था कि उन्होंने अपना आपा न खोया हो। उन्होंने शायद महसूस किया कि अगर वो अपना आपा खो देते तो भी ये बेकार था। जब वो सामान्य हो जाएगा तो वो उसके साथ स्कोर का निपटारा करेगा। आर्यन सिन्हा पीछे रह गए थे। उसे थोड़ा अन्याय महसूस हुआ, लेकिन चूंकि वो पहले से ही कक्षा में था, इसलिए वो बहुत भावुक महसूस नहीं करता था। वो राहुल राठौर के पीछे पीछे चला और उसके बगल में बैठ गया और कुछ खाने के लिए स्नैक्स निकाला। इस दिन राहुल राठौर आर्यन सिन्हा को कवर करने और उन्हें बेनकाब होने से रोकने के लिए निरंतर मदद करने के लिए तैयार थे। शरारती बच्चे की देखभाल करना इतना मुश्किल होने से रोकने के लिए उन्होंने गंभीरता से उसे कक्षा में ध्यान देने और बात करने या कुछ भी करने के लिए याद दिलाया। उन्हें एक अच्छे छात्र की भूमिका निभानी थी और वो उन्हें डैडी या रो नहीं सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना प्रभावी होगा। आर्यन सिन्हा ने क्लास के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया। जब वो अपने फ़ोन के साथ खेलने से खुद को नहीं रोक सकता था, तो राहुल राठौर ने उस पर नज़र रखने में उनकी मदद करने के लिए अपनी परिधीय दृष्टि का इस्तेमाल किया। जब शिक्षक आए तो उन्होंने उन्हें छिपने की याद दिलाई। मूल रूप से कोई परेशानी नहीं थी। सुबह शांति से बीत गई। दोपहर में केवल कुछ ही घंटे बचे थे। ये जल्द ही सामान्य हो जाएगा। राहुल राठौर को लगा कि रोशनी उनके ठीक सामने है। ये सोचकर कि ये लगभग खत्म हो चुका है, वो उसकी देखभाल करने में और ज्यादा धैर्यवान हो गया। दरअसल चिपचिपा और थोड़ा परेशान होने के अलावा आर्यन सिन्हा आमतौर पर खराब नहीं था। जब वो अच्छे से बात करता था तो वो सुनता था। जब राहुल राठौर ने इस बारे में सोचा तो उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो समझाने के लिए बहुत संवेदनशील थे, लेकिन बाध्यकारी नहीं थे। आर्यन सिन्हा के 502 वर्जन की वजह से उसका स्वभाव अच्छा था। दोपहर में शारीरिक शिक्षा कक्षा। बेशक लड़के अभी भी बास्केटबॉल खेलते थे। राहुल राठौर ने समूह की गतिविधि पर बौहें चढ़ा लीं। वो थोड़ा चिंतित था। जब वो कोर्ट में गए तो उन्होंने जानबूझकर धीमा कर दिया और आर्यन सिन्हा के साथ चल पड़े। आर्यन सिन्हा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके बीच एक अप्रत्याशित मौन समझ थी। राहुल राठौर ने पूछा, क्या आप बास्केटबॉल खेलना नहीं भूल गए हैं? आर्यन सिन्हा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मैं बास्केटबॉल में बहुत अच्छा हूं। राहुल राठौर अबाक रह गए। उनकी संकीर्णता नहीं बदली थी। कोर्ट पर राहुल राठौर आर्यन सिन्हा की स्थिति पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने पाया कि वास्तव में उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने आत्मविश्वास से 2 कदम आगे बढ़ाए और गेंद को लेअप के लिए ड्रिबल किया। उनकी हरकतें साफ और सुथरी थीं। वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। खेल देख रही लड़कियां मदद करने से बिना धीरे धीरे खुश हो गईं। राहुल राठौर ने राहत की सांस ली और इसी समय उन्हें नुकसान की एक अकथनीय भावना का एहसास हुआ। ये शायद एक बूढ़े पिता के खोने की भावना की तरह थी, जिसने पाया कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है और अब उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। अगले ही पल राहुल राठौर की इस अजीबोगरीब भावना से रोंगटे खड़े हो गए। वो मदद नहीं कर सकता था और कांपने लगा। एक मैच के बाद राहुल राठौर ने हाथ हिलाया और कहा कि वो ब्रेक ले रहे हैं। पीई शिक्षक ने देखा कि माहौल ठीक नहीं है और तुरंत चिल्लाते हुए चला गया। तुम लोग क्या कर रहे हो?
लड़के स्वाभाविक रूप से मुड़े और अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। शिक्षक को कोई विवरण नहीं मिल सका और केवल उन्हें चेतावनी देने के बाद उन पर नजर रखने के लिए किनारे पर चला गया। राहुल राठौर का चेहरा ठंडा था जब वो मेटल के स्टैंड पर लौटा और बैठ गया। तभी सिर ढके हुए रोते हुए आर्यन सिन्हा ने अपनी लाल आंखें दिखाते हुए अपना सिर उठाने की हिम्मत दिखाई। उनके कमजोर, दयनीय और असहाय लुक ने राहुल राठौर को दुखी कर दिया। उसने नाखुशी से कहा, क्या इससे इतना दर्द होता है? आर्यन सिन्हा ने लाल आंखों से सिर हिलाया। हालांकि वो अब रो नहीं रहा था, फिर भी उसकी कोमल और दयनीय उपस्थिति ने राहुल राठौड़ को थोड़ा हताश महसूस कराया। वो उसके सिर पर वार करना चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि उसे अभी अभी मारा गया था, इसलिए वो अगली सबसे अच्छी चीज के लिए बस गया। उसने अपने चेहरे पर चुटकी ली और व्याख्यान दिया। किसी ने आपको धमकाया कि आप केवल रोना जानते हैं। आपको उन्हें वापस मारना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपको धमकाना आसान नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? आर्यन सिन्हा के गालों पर चुटकी बची हुई थी और उनकी बातें थोड़ी अस्पष्ट थीं। उन्होंने समझाने की कोशिश की, ये बहुत दर्द हुआ, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। आपने कहा था कि मैं दूसरों को मुझे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं उसे मारने से पहले अपने आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन आपने पहले मुझे बाहर निकलने में मदद की। जैसे ही वो बोल रहा था, उसकी आंखें मदद नहीं कर सकीं, लेकिन अर्धचंद्र में बदल गईं, क्योंकि वो विशेष रूप से खुशी से मुस्कुरा रहा था। यहाँ तक कि उसने आगे झुककर राहुल राठौड़ को गले लगा लिया। राहुल राठौड़ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और थोड़ी देर बाद ही होश में आ गए। उसने आर्यन सिन्हा को दूर धकेल दिया। ना जाने उसके दिल में एक अजीब सी भावना क्यों थी। वो खड़ा हुआ और अचानक खेल के मैदान को छोड़ते हुए स्टैंड के नीचे के रास्ते पर चला गया। आर्यन सिन्हा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत पीछा किया। रोने से उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी कर्कश थी। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ। कक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी और शिक्षक द्वारा सीटी बजाने के बाद ही वे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि राहुल राठौड़ ने पहले क्लास नहीं छोड़ी थी। पीई क्लास के कुछ मिनट छोड़ना कुछ भी नहीं था। वे इस दिशा में चले और एक छोटी सी दुकान से गुजरे। ग्रिल्ड सॉसेज और फिश बॉल्स की खुशबू बाहर निकल गई, जिससे आर्यन सिन्हा के मुंह में पानी आ गया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उस दिशा में देख सका। वो आगे बढ़े और राहुल राठौड़ को खींचा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल राठौड़ की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी होगी जिससे वे निराश हो जाएंगे। आर्यन सिन्हा को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ और उन्होंने दुखी होकर नीचे देखा। राहुल राठौड़ ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वो स्नैक्स खाना चाहता है। उसने राहत की सांस ली और कहा, अगर तुम खाना चाहते हो तो खुद जाओ। आर्यन सिन्हा नहीं हिले। उसने उसकी ओर देखा और हठपूर्वक कहा, मेरे सिर में दर्द है और थोड़ा चक्कर आ रहा है। जब राहुल राठौड़ ने यह सुना तो उन्होंने कुछ और नज़र उस जगह पर डाली जहां बास्केटबॉल ने उन्हें मारा था। ये सूज गया था और इसे पूरी तरह से गायब होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। ये सोचकर राहुल राठौड़ की अधीरता थोड़ी कम हो गई। उसने अपने होठों को शुद्ध किया और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पहले ही मोर्चा ले चुका था और नाश्ते की दुकान की ओर बढ़ गया। जब वो फिर से बाहर आए तो आर्यन सिन्हा के हाथ में ग्रिल्ड सॉसेज था। राहुल राठौड़ ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला और भावहीन होकर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो 2 कदम उठा पाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गर्मी की एक लहर उसकी हथेली से टकराई, जिससे वो विरोध करने में असमर्थ हो गया। राहुल राठौड़ ने भौएं सिकोड़ लीं और सिर झुकाकर देखने के लिए आगे बढ़ गए। आर्यन सिन्हा उसे देखकर मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उसने सुगंधित भुने हुए सॉसेज को भी राहुल राठौड़ के मुंह में लाया, उसे खाने दिया। राहुल राठौड़ वाक रह गए। उसे महसूस हुआ कि वो बहुत कम बच्चा है। उसने महसूस किया कि ये काफी बुरा था, लेकिन वास्तविकता ने साबित किया कि कोई बुरा नहीं था, केवल बदतर था। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, वे अप्रत्याशित रूप से तरुण मित्तल और उनके छोटे छोटे भाई से टकरा गए। जैसे ही उनकी नजर मिली, तरुण मित्तल की नजर उनके जुड़े हुए हाथों पर पड़ी। राहुल राठौड़ अब चेतन रूप से जाने देना चाहते थे, लेकिन आर्यन सिन्हा की पकड़ बहुत टाइट थी। जब उसे लगा कि राहुल राठौड़ उसे झटकने वाले हैं, तो उसने अपनी ताकत बढ़ा दी, मानो उसे डर था कि राहुल राठौड़ भाग जाएगा। राहुल राठौड़ थोड़े अवाक रह गए, मौजूदा स्थिति को समझाने में असमर्थ थे। इसे भूल जाओ, ये दिखावा करना बेहतर था कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज थी। तरुण मित्तल के होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। अगर ये अतीत में होता तो राहुल राठौड़ शायद केवल यही सोचते कि ये मुस्कान बहुत सुंदर और देवी जैसी थी। लेकिन तरुण मित्तल के दूसरे पक्ष को देखने के बाद राहुल राठौड़ अब इतने भोले नहीं थे। उन्होंने केवल अपने होठों को कर्ल किया और इसे अभिवादन के रूप में लिया। आप लोग अंत में। तरुण मित्तल की आवाज बहुत नरम थी, जिसमें मौन समझ का संकेत था। राहुल राठौड़ के मुंह का कोना फड़क गया। वो वास्तव में पूछना चाहते थे कि पृथ्वी पर उनके पास किस बारे में मौन समझ थी। उन दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा। आर्यन सिन्हा ने उनकी ओर देखा और बुरे मूड में थे। उन्होंने तुरंत इसे सीधे व्यक्त किया और राहुल राठौड़ को जबरन अपने पीछे खींच लिया, जिससे उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। उन्होंने तरुण मित्तल को ठंड से देखा और अपनी आंखों का उपयोग तरुण मित्तल को चेतावनी देने के लिए किया कि वे राहुल राठौड़ के बहुत करीब न जाएं। राहुल राठौड़ चौंक गए और अचानक लड़खड़ा गए।
इससे पहले कि वो जो कर रहे थे उस पर प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने अचानक आर्यन सिन्हा को गुर्राते हुए सुना, एक क्रोधित छोटे जानवर की तरह जिसके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। वो मेरा है। राहुल राठौड़ वाक रह गए। अगले ही पल आर्यन सिन्हा ने अपना सिर घुमाया और उससे फुसफुसाया, पिताजी, मुझे वो पसंद नहीं है। राहुल राठौड़ ... बिना किसी कारण के जैसे ही आर्यन सिन्हा ने ये कहा, उन्होंने तुरंत एक तलाकशुदा पिता के अपने दूसरे प्यार से मिलने का दृश्य की कल्पना की, केवल उनके बेटे द्वारा अस्वीकृत किए जाने की। क्या बकवास है। राहुल राठौड़ ने आह भरी। उसे बटोहे से तड़पने से उसका सिर दुखता था। उसने ऊपर देखा और फिर से तरुण मित्तल की अस्पष्ट निगाहों से मिला, इसलिए उसने रैंडमली सिर हिलाया और आर्यन सिन्हा को दूर खींच लिया। क्यों? रात में स्व अध्ययन निश्चित रूप से छात्रों के लिए अपने निर्णय लेने का समय था। वे शिक्षक द्वारा सौंपे गए होमवर्क को करेंगे और फिर समीक्षा करेंगे कि उन्होंने आज क्या सीखा है, और अगर अभी भी समय होता तो वे कल की कक्षा की तैयारी भी करते। ये कहना था कि अधिकांश छात्रों को महसूस हुआ कि उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और ये स्वयं को पुरस्कृत करने का समय है, जैसे कि उपन्यास पढ़ना या गेम खेलना या कुछ और। बहरहाल आर्यन सिन्हा एक अच्छा छात्र नहीं था। कल के लिए होमवर्क समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत इसे एक मिशन के रूप में माना और किसी और चीज की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कुछ और सोचा, राहुल राठौड़ का फोन चुराना और बदसूरत तस्वीरें मिटाना। हालांकि वो आत्मनिविष्ट था और सोचता था कि वो उन तस्वीरों में काफी सुंदर था, लेकिन अपनी याददाश्त खोने के बाद वो वास्तव में बहुत भोला था। बेहतर ये था कि दूसरों को इसे न देखने दें। इसलिए जब राहुल राठौड़ मेज पर सो रहे थे तो उन्होंने चुपचाप राहुल राठौड़ की जेब में हाथ डाला, बिना किसी को देखे फोन लेने की कोशिश कर रहे थे। ये चोरी करने का व्यवहार काफी भयानक और दोषी था। वो समय समय पर राहुल राठौड़ के चेहरे को देखते रहे, उनका हाथ सावधानी और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये इसलिए ताकि राहुल राठौड़ अचानक जाग न जाए, ताकि वो समय पर अपना हाथ हटा सके और दिखावा कर सके कि कुछ नहीं हुआ था। फोन उसकी जेब में था और उसका मालिक बैठा था। गुरुत्वाकर्षण के कारण फोन लगभग उसके पैर से चिपक गया था, इसलिए जब वो हिलता था तो वो इसे आसानी से महसूस कर सकता था। बिना ध्यान दिए इसे बाहर निकालना मुश्किल था। आर्यन सिन्हा ने पहले अपनी जेब में हाथ डालने, फोन उठाने और राहुल राठौड़ को छुए बिना इसे बाहर निकालने की योजना बनाई। इस समय उसे आभारी होना चाहिए था कि स्कूल की वर्दी ढीली थी, इसलिए खेलने के लिए बहुत जगह थी। आर्यन सिन्हा ने पहले ही फोन उठा लिया था, इसके बाद उसे बस इसे बाहर निकालना था। उन्होंने सोचा था कि यह आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राहुल राठौड़ कब उठेंगे। उन्होंने पहले ही फोन पकड़ लिया था, लेकिन राहुल राठौड़ अचानक हिल गए, जिससे वो चौंक गए। वे एक चोर की तरह घबरा गए थे जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौड़ को घूरा, लेकिन पाया कि वो शांत होने से पहले थोड़ा हिले। ये अनजाने में पलटने जितना आसान था। क्योंकि आर्यन सिन्हा को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनका हाथ राहुल राठौड़ की जेब में आधा घुस गया और उन्होंने गलती से पतले कपड़े के माध्यम से राहुल राठौड़ की जांघ को छू लिया। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन आर्यन सिन्हा इस तरह से हार नहीं मानना चाहते थे। उनका हाथ वहीं जम गया और उन्होंने इसे धीरे से उठाया। देखते हुए कि राहुल राठौड़ वापस सो गए हैं, उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक ही बार में फोन निकालने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही फोन आधा बाहर था, आर्यन सिन्हा की कलाई को एक दृढ़ और मजबूत हाथ ने पकड़ लिया था। हथेली उनकी कलाई के खिलाफ दबाई गई थी और गर्मी सीधे उनकी त्वचा से संचारित हो रही थी। आर्यन सिन्हा सीधे खड़े हो गए। जैसा कि अपेक्षित था, वे राहुल राठौड़ की ठंडी निगाहों से मिले। किसी समय राहुल राठौड़ अपनी आंखें खोलकर जाग चुके थे। उनका आधा चेहरा उनकी बाह के टेढ़े हिस्से से उभरा था। उनकी चमकीली पिचकाली आंखें आर्यन सिन्हा को घूर रही थीं जब उन्होंने धीरे से कहा, आप क्या करना चाहते हैं? बेशक वो एक ऐसा सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब उन्हें पहले से पता था। आर्यन सिन्हा डर के मारे उछल पड़े। वो लगभग निश्चित थे कि ये आदमी बहुत पहले जाग गया होगा और अभी सोने का नाटक कर रहा है। उसे आवाज करने से पहले तब तक इंतजार क्यों करना पड़ा जब तक कि वो उस पर अपना हाथ न रख ले। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौड़ का मजाक उड़ाया और डांटा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राहुल राठौड़ ने सोने का नाटक करने के लिए बहुत मेहनत की। नींद के आधे रास्ते में वो अपनी जांघ पर खुजली से जाग उठा। वो अधीरता से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अनजाने में देखा कि एक हाथ उसकी थोड़ी तिरछी आंखों से उसकी जेब में पहुंच रहा है। बस थोड़े से विचार के साथ वो जानता था कि ये कौन है। वो मूल रूप से आर्यन सिन्हा को उजागर करना चाहते थे, लेकिन राहुल राठौड़ ने अपना मन बदल लिया। उन्हें लगा कि ये काफी अच्छा नहीं है। उन्हें लोगों को ये सोचने देना चाहिए कि वे सफल होने वाले हैं और उन्हें झटका देना चाहिए। ये सबसे निराशजनक होगा। लेकिन सोते हुए होने का नाटक करना आसान नहीं था। राहुल राठौड़ अत्यधिक गुदगुदा रहे थे। उनकी जांघें कई बार कस गई थीं और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो वास्तव में हंसना चाहते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से इसे पकड़ लिया। देखते हुए कि फोन छीना जा रहा है, उन्होंने बड़ा शॉट होने का नाटक किया और जब वो ध्यान नहीं दे रहे थे तो आर्यन सिन्हा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपने होठों को भींच लिया और एक सर्वज्ञ ठंडी और उपहासात्मक मुद्रा के साथ उन्होंने आर्यन सिन्हा की सतर्कता को नीचे देखा। उन्होंने अपने दिल में उपलब्धि की भावना महसूस की और ये अत्यधिक संतोषजनक था।
और शाहिल बिष्ट जो जानबूझकर अपनी सीट के पीछे चले गए थे, अचानक देख रहे थे। वो मेज पर झुका और हंसा। लिटिल आर्यन, तुम बहुत बुरे हो। आर्यन सिन्हा रंगे हाथों पकड़े गए। शुरुआती अजीबनी के बाद उन्होंने जल्दी से अपना होश संभाल लिया। वो अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन राहुल राठौड़ ने बहुत अधिक ताकत का उपयोग किया और उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो उसका हाथ पकड़े रहा और उसे हिलने नहीं दिया, यहां तक कि उसने दूसरे हाथ से फोन वापस ले लिया और बहुत लापरवाही और हल्के से इसे कई बार दबाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन सिन्हा, तुम मेरे फोन के साथ क्या करना चाहते हो? क्या तुम इसमें कुछ चाहते हो? मुझे देखने दो। आर्यन सिन्हा ने उन्हें फोटो एल्बम खोलते हुए देखा। पिछली सीट पर बैठे शाहिल बिष्ट ने अपनी गर्दन फैलाई और गॉसिप से भरे चेहरे के साथ आगे की ओर झुके। आर्यन सिन्हा अपनी तस्वीर को उजागर नहीं करना चाहते थे और अवचेतन रूप से उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। वो फोन छीनना चाहते थे, लेकिन राहुल राठौड़ को इसकी उम्मीद थी। वो फुर्ती से पीछे की ओर मुड़ गए, उनसे बहुत दूर और उनकी पहुंच से बाहर। लेकिन आर्यन सिन्हा जिद्दी थे। उन्होंने सोचा कि उनके हाथ लंबे हैं और पहुंचना जारी रखा। एक पल में उनका पूरा शरीर राहुल राठौड़ के ऊपर आ गया और उनके होंठ लगभग राहुल राठौड़ के चेहरे को छू रहे थे। लेकिन उन्हें इतनी परवाह नहीं थी, या अगर उन्होंने इस पर ध्यान दिया भी था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल राठौड़ चकमा देते रहे, वे आगे बढ़ते रहे। दोनों की बहस का परिणाम काफी दिलचस्प था। राहुल राठौड़ पीछे झुकता रहा और कुछ ही देर में वो खुद को समर्थन नहीं कर सकता था। वो एक बार फिर से आर्यन सिन्हा के द्वारा दबा दिया गया और सीधे पीछे की ओर गिर गया। कक्षा में छात्रों ने शोर सुना और ऊपर देखा। शाहिल बिष्ट एक सक्षम छात्र के रूप में स्कूल के नियमों के अनुसार टेकआउट का आदेश देने की अनुमति नहीं थी। हालांकि छात्र हकलाने के लिए नियमों की सीमाओं का परीक्षण करने में मदद नहीं कर सके। इससे टेकआउट प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो हमेशा किसी प्रकार के अवैध लेन देन की तरह थी। वे डरपोक और सावधान थे और कभी-कभी कुछ रोमांचकारी दृश्य भी होते थे। स्कूल की घंटी बजने के बाद उनमें से कुछ ने टेकआउट प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों के रूप में काम किया। क्योंकि वे स्कूल को पता नहीं चलने दे सकते थे, उन्हें अधिक दूरस्थ पिछली दीवार के चारों ओर जाना पड़ा, ईंटों पर कदम रखना पड़ा और गुप्त लेन देन करने के लिए दीवार के बाहर टेकआउट तक पहुंचना पड़ा। हालांकि इस बार वे बदकिस्मत रहे। वे सुरक्षा गार्ड से टकरा गए जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां था। गार्ड चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? रुको। जब छात्र ने यह सुना तो कौन इतना आज्ञाकारी होगा और हिलेगा नहीं। वो मुड़ा और तुरंत भाग गया। उसने सुरक्षा गार्ड के साथ भागने और भागने का खेल खेला। इस प्रक्रिया में उन्होंने छिपने के लिए इलाके का पूरा उपयोग किया। वो 2 समूहों में विभाजित हो गया और टेकआउट के साथ शिक्षण भवन में सफलतापूर्वक लौटने से पहले 2 बार सुरक्षा गार्ड के चारों ओर चला। जब वे लौटे तो लड़के हाफने लगे और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। भोजन करना वास्तव में आसान नहीं है। बाकी छात्र हंसे और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे अभी भी खुश थे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन लेटर लिखना पड़ेगा। क्या नुकसान है। अपने भोजन को विभाजित करने के बाद वे अपने सामान्य स्थान पर खाने चले गए, जो सीढ़ियों का कोना था। वे जिस कक्षा में थे वो 5वीं मंजिल पर थी। ऊपर कोई और मंजिल नहीं थी, इसीलिए कोने पर खाली जगह उनके लिए खेलने या कुछ शर्मनाक चीजों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गई। लड़कों ने एक साथ केकआउट खाया और इस बारे में बात की कि क्या अच्छा था और क्या नहीं। खाने के बाद उन्होंने बैग में एक गांठ बांधी, अपने फोन उठाए और गेम खेलने लगे। जिसने भी सबसे कम अंक हासिल किए उसे कचरा बाहर फेंकना होगा। राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा की भूलने की सजा के बाद 2 दिन तक व्यवस्था शांत हो गई। जल्द ही ये फिर से सामने आया, हालांकि उन्हें ये बेवकूफ़ी भरी प्रणाली पसंद नहीं थी। स्व अध्ययन कक्षा के दौरान कक्षा में छात्रों ने अपना सिर नीचे किया और अपना होमवर्क किया, लेकिन समय समय पर फुसफुसाहटें होती थीं। हाल ही में मौसम ठंडा हो गया था। छात्रों ने धीरे धीरे अपनी जैकेट पहन ली। कभी कभी भले ही ये ठंडा ना हो, वे अपनी जैकेट को सबसे अच्छे कवर के रूप में पहन सकते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने फोन को अपनी आस्तीन में छिपा लिया और उनके साथ अपनी हथेलियों में खेला। एक बार जब शिक्षक पास आते थे तो वे अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते थे और फोन स्वाभाविक रूप से उनकी आस्तीन से नीचे उनके पेट तक फिसल जाता था। हालांकि निश्चित रूप से विफलता के मामले थे। शाहिल बिष्ट ने एक बार अपने फोन से ऐसे ही खेलने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वो होमरूम शिक्षक द्वारा पकड़ा गया।
घबराहट के एक पल में फोन उसकी वर्दी के हेम से नीचे गिर गया। एक कर्कश ध्वनि के साथ स्क्रीन बिखर गई। उसका चेहरा दुख से भरा था, लेकिन होमरूम टीचर ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई के बजाय अपने फोन से खेलने के लिए इसके हकदार थे। दूसरी ओर लड़कियों के बाल एक बेहतर बाधा के रूप में लंबे थे। जब वे संगीत सुनना चाहते थे तो वे ईयरफोन केबल को अपने बालों में पूरी तरह से छिपा सकते थे। फिर वे अपनी जैकेट को जिप कर सकते थे और बाकी के केबल उनके कपड़ों के नीचे छिप जाएगी। पहली नजर में यह बताना असंभव था कि उनके साथ कुछ भी गलत है, जब तक कि उन्होंने जानबूझकर अपने बालों को एक तरफ नहीं धकेला। इस सेल्फ स्टडी क्लास के दौरान राहुल राठौड़ ने तारों को छिपाने के लिए अपनी आस्तीन का इस्तेमाल किया, हेडफोन को हाथों में पकड़ा और संगीत सुना। जैसे ही वो मौत का आनंद ले रहा था, अचानक उसके सिर में एक परिचित इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी। रैंडम मिशन, कृपया ट्यूशन में एक दूसरे की मदद करें, कमजोर विषयों में एक दूसरे के ग्रेड में सुधार करें और अगली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। जब राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा ने यह सुना तो वे अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखने लगे। वे थोड़े स्तब्ध रह गए और उनके दिमाग में असंख्य शापों की बाढ़ आ गई। साहिल बिष्ट, जो जानबूझकर अपनी पिछली सीट पर चले गए थे, उनके साथ गेम खेलने के लिए एक टीम बनाने वाले थे। उन्हें एक दूसरे को देखते हुए देखकर जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो, वे मदद नहीं कर सके और उनके बीच में हंसकर लहराने लगे। क्या हो रहा है? तुम लोगों को अचानक पहली नजर में प्यार हो गया? बकवास, राहुल कहा। उसने अपने और आर्यन सिन्हा के कमजोर विषयों के बारे में कहा। देखते देखते दोनों का चेहरा सम्मान का नहीं बल्कि आत्महत्या के बारे में था। साहिल बिष्ट, क्या ये दोनों पागल हैं? वे अध्ययन करना चाहते हैं। हालांकि राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा के पास उनकी परवाह करने का समय नहीं था। इसके बजाय वे एक दूसरे के कमजोर बिंदुओं के बारे में बहुत चिंतित थे। वे जानना चाहते थे कि वे कितने बुरे हैं ताकि वे कार्य की कठिनाई के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। साथ ही वे सिस्टम से ये पूछना नहीं भूले कि अच्छा स्कोर क्या था। सिस्टम ने उत्तर दिया, सबसे कम स्कोर 80 है। राहुल राठौर ने आर्यन सिन्हा का केमिस्ट्री का पेपर छीन लिया, 62 साल। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौर का फिजिक्स का पेपर लिया, 64 साल। अचानक दोनों के चेहरों पर निराशा के भाव आ गए। उन्होंने एक दूसरे को डांटा, तुम इतना बुरा कैसे कर सकते हो? मैं अपनी आंखें बंद करके भी ऐसा नहीं कर सकता। राहुल टीचर से उन्हें एक दूसरे के बगल में बैठाने के लिए कहते थे। बेशक ये झूठ नहीं था, वे एक दूसरे के कमजोर बिंदुओं पर अच्छे थे। राहुल राठौर ने केमिस्ट्री में 99 और फिजिक्स में आर्यन सिन्हा ने 100 अंक हासिल किए। क्या तुम्हारा दिमाग कुत्ते ने खा लिया है इस स्कोर के साथ? आप मुझसे केवल 2 अंक ऊपर है ना, मुझके बारे में बात करने का क्या अधिकार है? इस सिंपल प्रश्न के लिए मुझे पूर्ण अंक मिले। दोनों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो एक दूसरे से कमजोर हैं। दूसरी ओर उन्होंने इस बात पर डींग हाकी कि वे इस विषय में कितने अच्छे थे। उनके मुंह डींग हाँकते रहे, उनके ताने और तंज लंबे समय तक चल सकते थे। डांट के एक दौर के बाद फिलहाल वो शांत हो गए। वे जानते थे कि यह बेकार था। बहस करना एक दूसरे के मूर्ख दिमाग को नहीं बचा सकता। दुर्भाग्य से मध्यावधि परीक्षा दूर नहीं थी। ये अगले हफ्ते था। केवल 5 दिन बचे थे। 5 दिनों में किसी व्यक्ति के कमजोर बिंदुओं को 20 अंकों तक सुधारना किसी प्रकार के क्रैश कोर्स की तरह लगता था। छात्र राहुल और आर्यन सिन्हा ने अपनी पढ़ाई और ग्रेड्स के लिए बहुत मेहनत की। सप्ताहांत पर भी उन्होंने एक दूसरे को ट्यूशन सत्र के लिए आमंत्रित किया। बेशक ये मैकडॉनल्ड्स था। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने हैमबर्गर और तले हुए चिकन विंग्स खाए और प्यास लगने पर कोक पिया। ठंडी एयर कंडीशनिंग भी थी। राहुल राठौर ने जब सवाल समझाए तो आर्यन सिन्हा ने कोक के स्ट्रॉ को थोड़ा सा काट लिया और समय समय पर चुस्की लेते हुए पेन हाथ में लेकर खेलते रहे। वो ऊबा हुआ प्रतीत हो रहा था और ध्यान नहीं दे रहा था। राहुल राठौर ने उसे इस तरफ देखना बर्दाश्त नहीं किया और उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। उसने ज्यादा ताकत का उपयोग नहीं किया और चेतावनी दी, गंभीर बनो। आर्यन सिन्हा मेज पर झुक गए और उन्हें लगा कि वो पागल होने वाले हैं। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और बड़बड़ाया, मैं अब और पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूं। राहुल ने खराटे लिए, मेरी गांड खेल, अपने घटिया ग्रेड देख। आर्यन सिन्हा ने अपनी आंखें घुमाईं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार है? मैं तुमसे बेहतर वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं।
दोनों ने एक ही समय पर अपनी मध्यमा उंगलियों की ओर इशारा किया और अपने होठों को मोड़ा। फक यू। उन्हें डांटने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए और प्रश्नों पर काम करना जारी रखा। जब वे कर चुके थे तो उन्होंने प्रश्नों को ठीक करने के लिए दूसरे पक्ष को फेंक दिया। फिर उन्होंने बारी बारी से प्रश्नों पर चर्चा की, बात करते समय एक दूसरे को डांटते हुए, तुम वास्तव में एक नए स्तर पर मूर्ख हो। दोपहर बीत गई और यातनापूर्ण ट्यूशन सत्र अंततः खत्म हो गया। आर्यन सिन्हा के मजबूत अनुरोध के तहत उन्हें खेलने और आराम करने के लिए जाना था। इसीलिए जब वे मैकडॉनल्ड से बाहर निकले और वीआर एक्सपीरियंस हॉल से गुजरे तो वे दूर नहीं गए बल्कि खेलने के लिए ऊपर चले गए। वीआर तकनीक पिछले 2 वर्षों में बहुत लोकप्रिय रही थी। इसने न सिर्फ विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा प्रदान की बल्कि ये मनोरंजन और खेलों में भी बहुत उपयोगी था। लगभग सभी शॉपिंग मॉल्स ने वीआर गेम्स के लिए जगह खोल दी थी। इसका अनुभव करने में केवल कुछ दर्जन युवान खर्च होते थे, इसीलिए कई युवा खेलना पसंद करेंगे। अनुभव हॉल बड़ा नहीं था, यह सिर्फ एक निर्दिष्ट क्षेत्र था जिसमें कुछ अंडे के छिलके के आकार की सीटें थीं। जैसे ही उपयोगकर्ता बैठेगा और वीआर हेडसेट लगाएगा तो वे एक बहुत ही वास्तविक दृश्य देख पाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे वास्तव में वर्चुअल वातावरण में हैं और उनकी इंद्रियां प्रभावित और उत्तेजित होंगी। अच्छा उत्तेजना और मजा प्राप्त करने के लिए खेल बहुत नीरस नहीं होगा, बल्कि ये रोल प्लेइंग शूटिंग गेम की तरह था, जैसे कि ज़ॉम्बी से लड़ना या प्रेतित घर से भागना। जब राहुल राठौर और अन्य खेलने गए तो उनके सामने एक युवा कपल था। उनके शुरू होने के कुछ ही समय बाद लड़की डर से चिल्लाई और अपने हाथों को हताशापूर्वक इस तरह से लहराया जैसे कि वो किसी चीज का पीछा कर रही हो। उसने गलती से अपने प्रेमी के सीने में मुक्का मार दिया। बेचारा प्रेमी अन्यायपूर्वक घायल हो गया और दर्द से चिल्लाया। लड़की स्पष्ट रूप से खेल में डूबी हुई थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो लक्ष्य को मार सकती है तो वो चौंक गई। होली शिट, क्या ये सच है? प्रेमी के बेजान चेहरे को देखकर दर्शक सभी खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूत से डरने के बजाय आपसे लगभग डर गया हो। राहुल राठौर ने इससे पहले कभी नहीं खेला था, इसीलिए वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या ये वास्तव में इतना डरावना है? बहुत डरपोक। वे दोनों जो भूत कहानी सम्मेलन में डर से अपने पैरों को कपा सकते थे, दूसरों के चमकते चेहरे। अपनी पैंट लगभग गीला करने वाले राहुल राठौड़ ने अवचेतन रूप से आर्यन सिन्हा का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वो जीवन रक्षक तिनका हो। आर्यन सिन्हा होश में वापस आए और मुस्कुराए। उसने अपनी उंगलियां मोड़ लीं और राहुल राठौर की हथेली को खुजलाया। क्या आपको मुझ पर हंसने का अधिकार है? राहुल राठौर थोड़े शर्मिंदा हुए और कुछ नहीं बोले। उसने बस अपने हाथ को जोर से निचोड़ा, जैसे कि जवाबी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ये भी जैसे कि अगर वो इसे कसकर पकड़ लेता है तो वो डरता नहीं है। खेल समाप्त होने तक दोनों में से किसी ने भी जाने नहीं दिया। जब उन्होंने हेडसेट निकाला तो आर्यन सिन्हा का हाथ खाली था। उन्होंने राहुल राठौर को वापस जमीन पर कूदते हुए और पीछे मुड़कर देखा। अवचेतन रूप से उसने राहुल राठौर के हाथ पर नजर डाली और एक पल के लिए रुक गया। इस समय वापस जाने का लगभग समय हो गया था। वे अपने अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चले। आर्यन सिन्हा, मैं कर सकता हूं। मध्यावधि परीक्षाएं आखिरकार समय पर आ गईं। ट्यूशन के परिणामों का परीक्षण करने का समय आ गया था। स्कूल ने एक ही कक्षा में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था नहीं की। इसके बजाय सभी छात्रों को तदर्थ रूप से अलग अलग परीक्षा कक्षों में सौंप दिया गया था। साहिल बिष्ट और राहुल राठौर एक ही परीक्षा कक्ष में थे। जब वो राहुल राठौर को अपने साथ चलने के लिए आए तो राहुल राठौर ने आर्यन सिन्हा को याद दिलाया प्रश्नों की सावधानीपूर्वक परीक्षण करना। साहिल बिष्ट को ये मजेदार लगा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप आर्यन सिन्हा की तुलना में उनके परिणामों की अधिक परवाह करते हैं। चलो चलते हैं। अन्य छात्र सब चले गए हैं। राहुल राठौर को साहिल बिष्ट ने घसीटते हुए ले गए। कुछ कदमों के बाद वो आर्यन सिन्हा को चेतावनी देने के लिए उसे घूरना नहीं भूले। आर्यन सिन्हा ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम भी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और राहुल राठौर पर कुछ फेंका। राहुल राठौर ने छाया की ओर देखा और उसे पकड़ लिया। उसने नीचे देखा और देखा कि ये एक चॉकलेट बार था। साहिल बिष्ट ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, आज वैलेंटाइंस डे नहीं है ना? राहुल राठौर ने अपनी आंखें घुमाईं और नाखुशी से कहा, आज अप्रैल फूल डे है, आपकी छुट्टी। साहिल बिष्ट मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। मेरी छुट्टी? मेरा वर्तमान कहाँ है? एक बेशर्म व्यक्ति वास्तव में अजय था। राहुल राठौर अवाक रह गए। साहिल बिष्ट ने चमकती निगाहों से उसे देखा। उसके हाथ में चॉकलेट बार। राहुल राठौर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैकेजिंग को फाड़ दिया और काट लिया। फिर वो मुड़ा और साहिल बिष्ट को देखकर मुस्कुराया। पूरी कार्यवाही एक ही बार में की गई। साहिल बिष्ट, वो गुस्से में था। मध्यावधि परीक्षा 2 दिनों तक चली और जल्दी से पास हो गई।
जब वे परीक्षा दे रहे थे तो शिक्षक पहले से ही प्रश्नपत्रों को चिन्हित कर रहे थे। परिणाम जल्दी सामने आए और ये स्पष्ट था कि कौन खुश था और कौन दुखी। जब फॉर्म शिक्षक ने मध्यावधि परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तो उन्होंने हमेशा की तरह कक्षा की समग्र स्थिति के बारे में बात की। ये अन्य कक्षाओं की तुलना में कैसा है, कौन से विषय में सुधार हुआ है, कौन से पीछे हैं, अन्य कक्षाओं के औसत स्कोर और वे कैसे पीछे रह गए। समग्र स्थिति पर टिप्पणी करने के बाद उन्होंने और उत्कृष्ट व्यक्तियों के बारे में भी बात की, जैसे कि वो जिन्होंने सुधार किया या पीछे हट गए। फॉर्म शिक्षक ने राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा की भी तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने अपने व्यापक विज्ञान में काफी सुधार किया। छात्रों के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत प्रभावी है। अन्य छात्रों को उनसे सीखना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षक शाहिल बिष्ट ने मुझे बताया कि आप फिर से पीछे हट गए हैं। उन्होंने जानबूझकर शाहिल बिष्ट और आर्यन सिन्हा को एक साथ बात की, क्योंकि वे जानते थे कि वे करीब हैं और वो शाहिल बिष्ट को उत्तेजित करना चाहते थे। उसे देखो, वो पहले से ही कड़ी मेहनत करना जानता है, लेकिन आप केवल हर दिन खेलना जानते हैं। राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा केवल हे कहना चाहते थे। शाहिल बिष्ट ने उसकी जांघ को गले लगाया और रोने का नाटक किया। क्या हम एक दूसरे के आलसी बनने पर सहमत नहीं हुए थे? तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा के हाव भाव बदल गए, लेकिन वे अपने पिछले प्रयासों को नहीं समझा सकते थे। अंत में वे केवल एक सीधा चेहरा रख सकते थे और ठंड से खर्राटे भर सकते थे। ये किसने बताया? मुझे सीखना पसंद है, सीखना मुझे खुश करता है। शो देख रहे अन्य छात्र भी हंसते हुए उनके कंधे पर थपथकाते थे। जियो हुआंग, ये सही है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा दूर नहीं है, अपना सर्वश्रेष्ठ करें। शाहिल बिष्ट के हाव भाव नहीं बदले, जबकि वो रोते रहे। गद्दारों के झुंड, अभी 1 साल से भी अधिक समय बाकी है। खुशहाल हाई स्कूल जीवन अभी शुरू हुआ है। मध्य अवधि परीक्षा के बाद ये स्कूल खेल दिवस था। पूरे 2 दिनों तक कोई कक्षाएं नहीं थीं, इसलिए छात्र स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थे। वे अपने गर्म खून वाले यौवन को छोड़ने के लिए तैयार थे। उद्घाटन समारोह शुरू हुआ और रंगीन धुआं निकाला गया जो रंगीन आसमान को सजा रहा था। ये उत्सवी था और भव्य था। और इस तरह विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। खेल के मैदान पर प्रत्येक कक्षा के पास ट्रैक के बाहर एक जगह थी। कक्षा में कुर्सियों को नीचे ले जाया गया और प्रत्येक कक्षा को एक इकाई के रूप में उन्होंने बीच में खेल के मैदान को घेर लिया। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारे लोग नहीं थे। उनमें से अधिकतर प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए या चीयर करते हुए बीच में हरी स्थान की ओर दौड़े। अगला वर्ष 2 लड़कों की 1500 युआन की प्रतियोगिता है। एथलीट, कृपया पंजीकरण काउंटर पर पहुंचे। इसके बाद ईयर 2 लड़कों की 1500 युआन की प्रतियोगिता है। एथलीट, कृपया पंजीकरण काउंटर पर पहुंचे। ट्रैक के बाहर एक कोने में कुर्सियों की बिखरी हुई पंक्तियां थीं। वर्ष 2-5 के लिए चिन्ह फ्रंट पर रखा गया था। आखिरी पंक्ति में एक सुंदर आकृति कुर्सी के पीछे आलस्य से झुकी हुई थी। उसके लंबे पैर लापरवाही से उसके सामने कुर्सी के नीचे एक क्षैतिज बार पर रखे गए थे। उसके चेहरे पर एक कॉमिक बुक रखी गई थी, जिससे केवल उसकी ठुड्डी का वक्र दिखाई दे रहा था। उसकी पतली गर्दन शुरुआती शरद ऋतु के सूरज के नीचे उनींदी लग रही थी। राहुल राठौर, ये लड़कों की 1500 युआन है। एक तेज पुरुष वाली आवाज करीब आई और उसे उत्साह से याद दिलाया। इस समय जो व्यक्ति आलस्य से बैठा था वो अपने चेहरे पर बुक उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने बगल की ओर देखा और कर्कश आवाज में पूछा, क्या ये आपकी बारी है? राहुल राठौर बगल में एक खाली जगह पर खड़े होकर अपने पैरों से वार्म अप कर रहे थे। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी और वो अधीरता से डूब गया। आर्यन सिन्हा कारण जानते थे, वो आधे नींद में था, लेकिन वो धीरे से हंसा। वो ऐसा लग रहा था जैसे इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना चेहरा फिर से कॉमिक बुक से ढक लिया और वापस सोने के लिए तैयार हो गया। ये बहुत जिंदा और शोरगुल था। खेल का दिन अभी भी जोरों पर था। जब राहुल राठौर अपनी कक्षा में गए तो उसकी मुलाकात टीचर से हुई। वो शायद किसी को तलाश रहा था, लेकिन जब उसने राहुल राठौर को देखा तो उसने हाथ हिलाया और कहा, राहुल राठौर, कुछ लोग कक्षा में वापस चले गए हैं, उन्हें नीचे बुलाने में मेरी मदद करें। राहुल राठौर ने सिर हिलाया और स्कूल की बिल्डिंग में चला गया। वो ऊपर गया किसी को तलाश करने के लिए और फिर कोई नहीं था। जैसे ही उसने कक्षा में प्रवेश किया, उसने देखा कि कुछ लोग एक साथ खेल खेल रहे हैं। उनमें आर्यन सिन्हा भी शामिल थे। ग्रुप में शामिल होने से पहले वो 2 सेकंड के लिए भी हिचकिचाया नहीं। एक मोबाइल गेम जो वे हाल ही में खेल रहे थे, उसका एक नया मिशन था। पुरस्कार उदार थे और छिपे हुए मिशनों को ट्रिगर करने की संभावना थी। बहुत से लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि एक मिशन ऐसा था जो बहुत अधिक था। ये केवल विवाह के बाद ही किया जा सकता था। उन्होंने इसे लव बर्ड्स भी कहा। शाहिल बिष्ट ने श्राप दिया और कहा, क्या इस गेम में कोई मानवता नहीं है? वे स्पष्ट रूप से सिंगल लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मुझे रोकने मत दो। मैं उपभोक्ता संघ से शिकायत करना चाहता हूं। 12315 पर कॉल करें। उन्होंने न केवल उसे रोका बल्कि उत्साह से जयघोष भी किया। उन्हें लड़ना था,
बेशक शिकायत हॉटलाइन उनके लिए बहुत विनम्र और असहाय थी। सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शाहिल बिष्ट ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल नहीं। ये गेम हम सिंगल लोगों की गरिमा का अपमान कर रहा है। क्यों कपल खेल सकते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं खेल सकता? उनके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है और उन्हें विशेष उपचार मिलता है। ये घोर भेदभाव है। नमस्कार, हम आपके द्वारा बताई गई स्थिति को समझते हैं, हालांकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप गेम शिकायत हॉटलाइन पर कॉल करने की कोशिश करें। क्या आपको कुछ और मदद की जरूरत है? यदि नहीं तो मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। शाहिल बिष्ट: मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ग्राहक सेवा। सिंगल लोगों के रूप में उनकी गरिमा बचाने की शिकायत के बाद उन्होंने खेलना जारी रखा। वे इस तरह के महत्वपूर्ण मिशन को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? उन्हें करना था। इसलिए राहुल राठौर और आर्यन सिन्हा ने एक दूसरे को देखा, मौन और निर्णायक रूप से। क्या आप शादी कर रहे हैं? हाँ। कुल मिलाकर ये केवल कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली शब्द थे, लेकिन ये एक पवित्र विवाह समझौता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था। कक्षा में गेम खेलने वाले लड़कों के लिए ये एक अच्छी शुरुआत थी। शाहिल बिष्ट में तालियां बजाते हुए घोषणा की कि हम इस जोड़े को विवाह के बंधन में बंधने के लिए बधाई देते हैं। सालों तक हमेशा प्यार में रहें। जल्द ही एक बेटा हो। और भीड़ ने एक के बाद एक अपने आशीर्वाद दिए और कुछ लोगों ने तो विवाह के जुलूस को भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। पीछे के छात्रों के पास शब्द की कमी थी। वे कहने के लिए किसी आशीर्वाद के बारे में नहीं सोच सकते थे। जल्दी ही एक बेटा पैदा करो वाक्यांश को सुनकर वे सभी हंसी में फूट पड़े। किशोरों का समूह एक साथ हंसे। हालांकि वे बहुत देर तक नहीं हंसे, क्योंकि उनके पीछे अचानक एक आवाज आई। होमरम टीचर, तुम इतने खुशी से क्यों हंस रहे हो? होमरम टीचर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके माथे की नसें स्पष्ट रूप से धड़क रही थीं। उन्होंने अपने छात्रों को मदद के लिए आने और बुलाने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने उनमें से एक को गायब करने के लिए कहा तो वो क्या करना चाहते थे? आप सभी यहाँ छिपकर खुशी से गेम खेल रहे हैं ना? मैं अभी आपके लिए इसे मुश्किल बनाने जा रहा हूं। फोन जब्त कर लिया गया। पलक झपकते ही होमरम टीचर के हाथ में सेल फोन का ढेर लग गया था। ब्रांड और आकार सभी अलग अलग थे और उन्हें स्ट्रीट स्टॉल में बेचा जा सकता था। मजे कर रहे लड़के रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं थे। उन्हें लगा कि उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वे केवल अपना सिर लटका सकते थे और नीचे अपने होमरम टीचर का अनुसरण कर सकते थे। उसके बाद उन्हें अभी भी एक प्रतिबिंब पत्र लिखना था। आह, जितना कहता हूं उतना ही लोता हूं। होमरम टीचर गुस्से से हंसे। क्या आप अभी काफी उत्साहित नहीं थे? वे कितने साल के हैं? वे इतने बेजान क्यों लगते हैं? उन्हें अपना युवा जोश दिखाओ। हर दिन आप कक्षा में बैठने और हिलने की शिकायत करते हैं। अब जब आपके पास व्यायाम करने का मौका है तो आप छिपकर गेम खेलते हैं। यदि आप इतने अच्छे हैं तो स्वर्ग क्यों नहीं जाते? शाहिल बिष्ट ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल नहीं। होमरम टीचर ने भौहें उठाईं। हाँ। शाहिल बिष्ट ने शर्माते हुए अपना चेहरा थपथपाया। हम वे परियां हैं जो अभी स्वर्ग से नीचे आई हैं। होमरम टीचर। सभी लड़कों ने उसे लात मारी। FUCK ऑफ। शाहिल बिष्ट के रोकने ने होमरम टीचर को अवाक बना दिया। उसने अपना माथा पकड़ लिया और हाथ हिलाया। ठीक है, जाओ और दौड़ में छात्रों के लिए जय घोष करो। लड़के तुरंत तितर बितर हो गए और खेल के मैदान की ओर भाग गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें अभी डांटा गया था। वे फिर से हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। स्कूल खेल दिवस दोपहर में समाप्त होने वाले थे। रिले दौड़ अंत के लिए निर्धारित की गई थी। उनकी कक्षा के 4 धावक राहुल राठौर, आर्यन सिन्हा, समर्थ और आर्यन सिन्हा पर क्रश करने वाली लड़की थी। हालांकि राहुल राठौर थोड़े उलझन में थे। उसे अचानक आर्यन सिन्हा का भूलने की बीमारी का लुक याद आ गया। वो झिझक कर बोला, बस एक रात आप और अनिल शर्मा एक ही बेड पर सो सकते हैं। वर्तमान आर्यन सिन्हा बल्कि संगठित थे। उनके शब्द सहज थे और उनका तर्क स्पष्ट था। बिल्कुल नहीं, बिस्तर के ऊपर और नीचे के बीच की दूरी छोटी नहीं है। एक खिंचने वाली शक्ति होगी और हम अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। साथ ही स्कूल के बेड बोर्ड की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। मैं बलि का बकरा बनूंगा। राहुल राठौर भौहें चढ़ाकर अभी भी सोच रहे थे। आर्यन सिन्हा ने तुरंत कहा, मैं एक साफ सनकी हूं। मैं किसी और के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। इसके बारे में सोचो भी मत। राहुल राठौर ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम मेरे बिस्तर पर सो सकते हो? आप एक साफ सनकी हैं। आर्यन सिन्हा ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसमें नहीं सोया हूं, मुझे इसकी आदत है। राहुल राठौर, यदि आप सोने के लिए तैयार हैं तो ये एक बात है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि मैं तैयार हूं या नहीं। हालांकि उन्होंने मन ही मन शिकायत की, फिर भी उन्होंने आर्यन सिन्हा की बातों को स्वीकार कर लिया। शांति से ना सो पाना बहुत डरावना था। हालांकि राहुल राठौर ने फिर भी आर्यन सिन्हा को यह स्पष्ट कर दिया कि वो हिल नहीं सकते, रजाई के लिए लड़ नहीं सकते या उन्हें छू नहीं सकते। आर्यन सिन्हा लगातार 3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी जरा भी अधीर नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि हम प्राथमिक विद्यालय में डेस्क मेट्स की तरह दिखते हैं? राहुल राठौर, 0?
रेखाएं खींचने वाले डेस्क साथी आमतौर पर पुरुष और महिला थे, है ना? बिस्तर पर रेखाएं कौन खींचेगा? वैसे भी राहुल राठौर ने फिर जोर दिया, मैंने जो कहा था उसे याद रखिए। आर्यन सिन्हा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दांत ब्रश करने के बाद आर्यन सिन्हा स्वाभाविक रूप से राहुल राठौर के साथ बिस्तर पर चढ़ गए। शाहिल बिष्ट चौंक गए। तुम फिर से एक साथ सो रहे हो? अनिल शर्मा ने चेहरे को फैलाया। क्या उन्हें खोजे जाने के बाद भी कवर करने की जरूरत नहीं थी? पहले से ही बेड पर बैठे राहुल राठौर दंग रह गए। वो थोड़ा घबराया हुआ था और सोच रहा था कि क्या उसे ऊपर आने देना चाहिए। नहीं, उनके बीच कुछ भी शर्मनाक नहीं था। उन्हें एक दूसरे से क्यों बचना चाहिए? साथ ही वे बहुत दूर थे, उनमें से एक को निश्चित रूप से चूसा जाएगा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए राहुल राठौर ने सोचा कि उन्हें छिपने की जरूरत नहीं है और उन्होंने शाहिल बिष्ट से कृपालु होकर कहा, हाँ, क्या आपको कोई समस्या है? शाहिल बिष्ट अवाक रह गए। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। चूंकि बिग बॉस ने ऐसा कहा था तो निश्चित रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आर्यन सिन्हा ने राहुल राठौर की प्रोफाइल देखी। वो अच्छे मूड में था। रात का उल्लू जो आमतौर पर अपने फोन से खेलना पसंद करता था, आज सोने का इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने राहुल राठौर के कंधे पर थपथपाया और आग्रह किया, लाइट बंद कर दो, ये सोने का समय है। राहुल राठौर ने उसकी ओर देखा और अनिच्छा से लेट गया। हालांकि उसने ऐसा करने का वादा किया था, फिर भी वो मदद नहीं कर सका। जब ये वास्तव में आया तो अजीब महसूस किया। बिस्तर पर लेटे हुए उसका पूरा शरीर अस्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त था। आर्यन सिन्हा ने इसे महसूस किया। उसने अपनी आंख के कोने से राहुल राठौर के थोड़े तने हुए और सुंदर साइड प्रोफाइल को देखा और मुस्कुराया। फिर जैसे कि वो एक शरारत कर रहा हो, वो मुड़ा और राहुल राठौर का सामना किया। चूंकि सिंगल बेड छोटा था, राहुल राठौर अपनी गर्दन पर नरम सांस महसूस कर सकते थे। राहुल राठौर ने अनुरोध किया, लेट जाओ और सो जाओ। क्यों? आर्यन सिन्हा ने भ्रमित होने का नाटक किया और 2 बार पलकें झपकाईं। लेकिन मुझे अपनी तरफ सोने में अधिक आदत है और ये अधिक जगह बचाता है। राहुल राठौर की पहली प्रतिक्रिया मन ही अंदर खर्राटे लेने की थी। तुम बड़े झूठे हो। अगर वो करवट लेकर सोना पसंद करता था तो वो कौन था जो कंबल के नीचे गेंद की तरह सो गया? क्या वो अंधा था? हालांकि अगर उसे पता भी होता कि आर्यन सिन्हा झूठ बोल रहा है तो वो उसे बेनकाब नहीं करता, क्योंकि कंबल को ढकना एक काला इतिहास था और वो इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। राहुल राठौर ने इसे सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उसकी गर्दन पर खुजली ने उसे असहज महसूस कराया, इसलिए वो मुड़ा और आर्यन सिन्हा की ओर अपनी पीठ कर ली। लेकिन इस तरह उसका बट अनिवार्य रूप से आर्यन सिन्हा की जांग और कुछ अकथनीय हिस्से को छुएगा। राहुल राठौर 0 धात 0 धात और भी चिड़चिड़ा 0 सो नहीं सकता। उसके दिल में आग लगी हुई थी। वो अचानक बढ़ गई, जिससे उसके अंग और हड्डियां जल गईं। ये इतनी तेजी से फैली और पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ समय समय पर लहरों के साथ शांत समुद्र की तरह था। आर्यन सिन्हा मुस्कुराया। वो अच्छे मूड में था। ये कहा जा सकता है कि वो राहुल राठौर के असहज महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर राहुल राठौर इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते कि वो अच्छी नींद ले रहे हैं तो आर्यन सिन्हा दुखी होंगे। राहुल राठौर इतना नाराज था कि वो सो नहीं सकता था। वो लगभग दीवार के खिलाफ झुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को बस आग में घी डालना था। बालकनी के बाहर से भूतिया विलाप और भेड़ियों की चीखें आ रही थीं। आवाज दुखद थी और कहानी दुखद और दुखद थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक लड़का था जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ लिया था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसके अलावा उसका हॉस्टल बहुत करीब होना चाहिए ताकि वो सब कुछ सुन सके जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। राहुल राठौर ने सोचा कि लाइट जाने के बाद लड़का थोड़ी देर बाद खुद को रोक लेगा। अप्रत्याशित रूप से जब आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और शांत होने लगी तो उसे अचानक कोई दुखद मूर्ति याद आ गई और वो फिर से विलाप करने लगा। इससे राहुल राठौर फट गए। क्या ये एक फॉकिंग गीत था और उतार चढ़ाव के साथ? अंत में राहुल राठौर इसे और सहन नहीं कर सके। वो अचानक उठ बैठे और वापस दहाड़ने लगे। राहुल राठौर ने कहा कि वो अपने सामने के प्रतिद्वंद्वी से निपट नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपने सहायक आर्यन सिन्हा को बाहर भेजा। उसे बस इतना कहना था, जाओ पिकाचू। आर्यन सिन्हा के चेहरे पर सूक्ष्म भाव थे। जब उसके मुंह में तरबूज निकाला गया तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसे रोने का थैला बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने टास्क को अच्छी तरह से पूरा किया। उन्होंने प्रभात कुमार से कहानी निकाली ताकि वे इसका कारण ढूंढ सकें और उसे हल कर सकें। आर्यन सिन्हा ने स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया। प्रभात कुमार ने कहा कि वे सिर्फ रौनित मेहरा की मदद कर रहे थे क्योंकि वे सहपाठी थे।
और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड सुष्मिता इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसने कहा कि वो मूर्ख था और ये भी नहीं बता सकता कि लड़की के इरादे इतने स्पष्ट थे। वैसे भी वो चाहती थी कि वो रोनित मेहरा से दूरी बनाए रखे। प्रभात कुमार को लगा कि वो एक तिल का पहाड़ बना रही है और उसे उस पर भरोसा नहीं है। कुछ तर्क वितर्क के बाद सुष्मिता ने गुस्से में ब्रेकअप के लिए कहा। यह सुनकर राहुल राठौर को और भी असहाय महसूस हुआ। जब उन्होंने प्रभात कुमार के जिद्दी भाव को देखा तो उन्हें अभी भी चीजों को स्पष्ट करने के लिए सुष्मिता को ढूंढना था। दोनों के बीच संघर्ष में एक तीसरा व्यक्ति शामिल था। राहुल राठौर ने अपनी कनपटी रगड़ी। क्या तुमने अपनी प्रेमिका से ठीक से बात की है या तुम सिर्फ हठपूर्वक जोर दे रहे हो कि दूसरा पक्ष गलत है? आपकी प्रेमिका के रूप में वो बहुत असुरक्षित महसूस करती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है? प्रभात कुमार हकलाते हुए बोले। उनका चेहरा असमंजस से भरा था। वे कोई कारण नहीं सोच सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं रोनित मेहरा से दूरी बनाए रख सकती हूं, लेकिन कभी-कभी जब सहपाठियों के बीच एक छोटी सी बात होती है तो जानबूझकर मदद नहीं करना थोड़ा अनुचित होता है। उसने कहा, क्या मैं पूरी कक्षा में अकेला लड़का हूं? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कमजोर हो गई। उसे अभी भी इस रिश्ते पर पछतावा था और वो नहीं चाहता था कि ये खत्म हो, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्यों। राहुल राठौर को इधर उधर घूमना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे कहा, फिर जाओ सुष्मिता को ढूंढो और इसे स्पष्ट करो। प्रभात कुमार, हाँ? इतना कहकर राहुल राठौर मुड़ा और चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को खोजने जा रहा है। प्रभात कुमार अवाक रह गए और तुरंत उनके पीछे चले गए। उसके दिल में अभी भी राहुल राठौर की क्रूरता की छाप थी। उसे डर था कि कहीं वो अपनी प्रेमिका को चोट न पहुंचा दे। उसकी पूर्व प्रेमिका अधीरता से बाहर। जब उन्होंने उन्हें पाया तो उन्होंने सुष्मिता और समर्थ को हाथ पकड़े हुए पाया, इसलिए वे दोस्त थे। राहुल राठौर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और याद करने की कोशिश की। उसने उसे कई बार समर्थ की तलाश में कक्षा में जाते देखा, लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता था। वॉशरूम से वापस आते ही दोनों लड़कियां बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, लेकिन जब वे दालान में प्रभात कुमार से टकराईं तो सुष्मिता के हाव भाव तुरंत ठंडे हो गए और उन्होंने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। वे अकेली नहीं थीं, यहां तक कि प्रभात कुमार के प्रति समर्थ के हाव भाव भी बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए अच्छी बात करने की योजना शुरू होने से पहले ही फेल हो गई, क्योंकि सुष्मिता प्रभात कुमार से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थीं। तभी घंटी बजी और वे केवल अपनी अपनी कक्षाओं में लौट सके। राहुल राठौर और अन्य लोगों ने भी समर्थ से अधिक जानकारी सीखी। जब उसने ये कहा तो समर्थ के हाव भाव बहुत गुस्से में थे और उसे लगा कि ये उसकी दोस्त सुष्मिता के लिए अनुचित है। आप लोगों के पास चीजों के लिए अच्छी नजर नहीं है। आप इतनी स्पष्ट बात भी नहीं देख सकते। रोनित मेहरा बहुत ताज़ा और मीठा दिखता है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए वो सिर्फ एक ग्रीन टी बिच है। वो जानती है कि प्रभात कुमार की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो फिर भी हर दिन उसके पास जाती है, उसे टेबल पर किताबें ले जाने के लिए कहती है और उससे प्रश्न पूछती है। यदि ये जानबूझकर नहीं है तो क्या है? वो बात करने में भी बहुत अच्छी है। एक बार कैफेटेरिया में वो अपनी चावल की चटनी नहीं खोल सकी। सुष्मिता उनकी मदद करने के लिए काफी दयालु थी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आप बहुत मजबूत हैं, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हा, यस, वो सबसे कमजोर है। वो हवा में एक विलो की तरह है, बहुत प्यारी। उसके पास एक चींटी को कुचलने की भी ताकत नहीं है। हम सभी मांसल पुरुष हैं। उस समय सुष्मिता इतनी गुस्से में थी कि वो और खाना नहीं खा सकी और चली गईं। सभी सहपाठियों ने इसे देखा। यदि ये मैं होता तो मैं भी खाना नहीं खा पाता और मैं उसके सिर पर थाली भी रख देता। कई बार सुष्मिता ने प्रभात कुमार से दूर रहने को कहा, लेकिन क्या हुआ? रोनित मेहरा प्रभात कुमार के पास दौड़कर गई और माफी मांगी। हमने गलत समझा होगा, मैं जाकर उसे समझाऊंगी। दरअसल मैं हमेशा से उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। समझाना? मेरे गांड समझाओ। इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो सुष्मिता को गुस्सा देकर मार डालना चाहती है। मुख्य बात यह है कि बेवकूफ प्रभात कुमार ने सब कुछ मान लिया। क्या वो अंधा है? क्या उसका दिमाग पेस्ट से भरा है? ये सुनकर राहुल राठौर और भी चकरा गए। क्या ये इतना जटिल हो सकता था? क्या ये वास्तव में एक स्कूल था या किसी प्रकार की साजिश नहीं थी? राहुल राठौर को इतना पछतावा हुआ कि उसकी आंतें हरी हो रही थीं। वो निश्चित रूप से फिर से इस झंझट में नहीं पड़ेगा। अगर ये एक लड़का होता तो वो उसे पीट सकता था और उसके साथ कर दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका दिल बहुत थक गया था।
वो नाराज था और इस मामले से अपने हाथ धोना चाहता था, लेकिन जब वो मुड़ा और आर्यन सिन्हा की निगाहों से मिला तो वो खुद को हार मानने के लिए नहीं मना सका। उसे लगा कि वो अपना चेहरा खो देगा, इसलिए उसने हठपूर्वक अपनी गर्दन को अकड़ लिया और कुछ नहीं कहा। दोपहर में कैफेटेरिया में राहुल राठौर, आर्यन सिन्हा, शाहिल बिष्ट, समर्थ और सुष्मिता एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे। इसे एक संयोग माना जा सकता है, क्योंकि सुष्मिता का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। एक दोस्त के रूप में समर्थ को स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाना पड़ा। संयोग से राहुल राठौर और अन्य लोग इस मामले के प्रभारी थे और शाहिल बिष्ट और समर्थ बचपन के दोस्त थे। जब उन्होंने देखा कि उन्हें खाली सीट नहीं मिल रही तो उन्होंने उन्हें लहराया। कैफेटेरिया में लंबी धातु की बेंचें थीं। अगर वे किनारे पर बैठते तो एक खाली सीट होती। समर्थ और सुष्मिता एक दूसरे के आमने सामने थे। उनके बगल में शाहिल बिष्ट और राहुल राठौर थे और राहुल राठौर के बगल में आर्यन सिन्हा थे। चूंकि सुष्मिता दूसरी क्लास से थीं, इसलिए वे उनसे परिचित नहीं थीं, इसलिए उन्होंने केवल समर्थ से बात की। लेकिन शाहिल बिष्ट के साथ अजीबनेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे बिना रुके अनगिनत दिलचस्प टॉपिक्स बाहर भेज सकते थे और मेज पर माहौल अच्छा था। और वे 2 राउंड के बाद राहुल राठौर शिकायत किए बिना नहीं रह सके। आपका भतीजा शाहिल बिष्ट से बेहतर है, रुको, मैं उसे एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा। तो शाहिल बिष्ट, जो घर पर अच्छा सप्ताहांत बिता रहे थे, को एक वीचैट मैसेज मिला। देखो, यहां तक कि एक प्राइमरी स्कूल का छात्र भी आपसे बेहतर है। शाहिल बिष्ट ने तुरंत रोने वाला इमोजी देते हुए जवाब दिया। एक छोटा आदमी जमीन पर घुटने टेके हुए अपने चेहरे को ढकने के लिए रुमाल पकड़े सिसक रहा था। ये बहुत ज्यादा है। आप मुझे दूसरे कुत्तों के साथ धोखा दे रहे हैं और आप अभी भी मुझसे घृणा करते हैं। मैं अब ऐसा नहीं रह सकता। तुरंत बुरे दोस्तों के एक समूह ने शिकायत करना शुरू कर दिया। चलो, तलाक लेते हैं। 1. मैं शाहिल बिष्ट के दुख से बचने का जश्न मनाने के लिए शैंपेन तैयार करने जा रहा हूं। चलो, राहुल राठौर की बैचलर पार्टी का जश्न मनाते हैं। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। गाने का लिंक, हैप्पी ब्रेकअप। मैंने बैचलर पार्टी के लिए संगीत सूची तैयार की है। आर्यन सिन्हा ने उन संदेशों को देखा जो फोन स्क्रीन के ऊपर पॉप हो रहे थे। उन्होंने उस पर क्लिक किया और पाया कि शाहिल बिष्ट उन्हें निर्दयी होने के लिए डांट रहे थे। आर्यन सिन्हा पॉज हुए और एक पल के लिए सोचा और मैसेज भेजने के लिए अपनी उंगलियां भी हिलाईं। क्या बैचलर पार्टी? पत्नी यहां है। ये छोटी कुतिया कहां से आई? इसे बाहर निकालो और इसका सिल काट दो। समूह 1 सेकंड के लिए शांत था, फिर वो जल्दी से हा 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 से भर गया। महामहिम यहां है। अहंकारी होने की हिम्मत कौन करता है? युवा शाहिल बिष्ट, आपकी ड्रैगन बेड पर चढ़ने का सपना देखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको डेमिंग लेक द्वारा विवाह समारोह याद है? चित्र, चित्र। ये सब सबूत हैं कि हम शादी में शामिल हुए थे। तभी शाहिल बिष्ट को एहसास हुआ कि क्लास में ड्रामा क्वीन की कोई कमी नहीं है। हर कोई मौके पर सुधार करने और जल्दी से कार्य करने में सक्षम है। यदि वास्तव में कोई पुरस्कार समारोह होता तो वो लिटिल गोल्डन स्टैचू भी नहीं प्राप्त कर पाता। वो और भी जोर जोर से चिल्लाया, कहते हुए कि वे उन्हें अंकों से धमका रहे हैं और ये बहुत घृणित है। लंबी बहस करने के बाद उन्होंने कुछ और खेल खेले। ये देखकर कि लगभग समय हो गया है, राहुल राठौर वापस जाने के लिए तैयार हुए और आर्यन सिन्हा को बताया। आर्यन सिन्हा ने अलविदा नहीं कहा, बल्कि इशारा करते हुए पूछा, आपका घर इस तरफ है ना? राहुल राठौर ने सिर हिलाया। आर्यन सिन्हा मुस्कुराया। फिर हम इसी रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे अभी भी इन दोनों लोगों को वापस भेजना है। राहुल राठौर के पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन एक पल के लिए उसे अपने दिल में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वे स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले कट्टर दुश्मन नहीं थे, लेकिन अब वे वास्तव में सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ घर जा सकते थे। राहुल राठौर मदद नहीं कर सके और पूरे शरीर में कांप उठे। एक दूसरे के कंधों के चारों ओर बाहें डाले उनकी सुंदर छवि अचानक उनके दिमाग में उभर आई। आर्यन सिन्हा ने असमंजस से अपना सिर झुकाया। तुम क्या कर रहे हो? राहुल राठौर ने लापरवाही से सिर हिलाया। कुछ नहीं। फिर वे मोर्चा संभाले और शांति से अपने लंबे पैरों के साथ आगे बढ़ गए। छोटा पूडल अपने छोटे पैरों के साथ जल्दी से उनके पीछे चल रहा था, एक खुश की तरह लग रहा था। आर्यन सिन्हा ने अपनी आंखें अपने कुत्ते की ओर घुमाई। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे वे सोचते कि राहुल राठौर मालिक थे, लेकिन इसे भूल जाओ, ये बेवकूफ कुत्ता मुश्किल से ही सही था। आगे बढ़ते हुए एक कोना मोड़ने के बाद एक सुगंधित सुगंध बह गई। सड़क के किनारे कई स्टॉल लगाए गए थे और मालिक भोजन तैयार करने में व्यस्त थे। रात की हवा के साथ साथ समृद्ध सुगंध बहती थी,
जिससे व्यक्ति सूंघने और लाल टपकाने का विरोध नहीं कर सकता था। आर्यन सिन्हा के बगल में रहने वाले बच्चे ने पलकें झपकाईं और स्टॉल को घूरते हुए निगल लिया। फिर उन्होंने आर्यन सिन्हा का हाथ पकड़ लिया। मैं चलते चलते बहुत थक गया हूं। आर्यन सिन्हा ने तुरंत उनके विचारों को देखा और कहा, ओह, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको गले लगाऊं? आरव ने सिर हिलाया और कर्कश आवाज में पूछा, अंकल, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आर्यन सिन्हा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आरव को अब दर्द की परवाह नहीं थी। उसने उसकी जांघ को गले लगाया और कहा, खाओ खाओ खाओ, अंकल आप सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। आर्यन सिन्हा अवाक रह गए। इस छोटे बव्वा को खाने के लिए वो कुछ भी करेगा। राहुल राठौड़ ने पूडल को अपने पैरों से खींच लिया और देखा कि छोटा बच्चा भोजन के लिए भीख मांग रहा है। उसने अपनी हंसी रोक रखी और मन ही मन सोचा, चाचा की तरह, भतीजे की तरह। इस समय आर्यन सिन्हा ने उसे एक नजर से देखा। नाश्ते की दुकान से बाहर निकलने के बाद राहुल राठौर और हरमन सिंह आगे बढ़ते रहे। आगे चौराहे पर पार्क करना आसान था और टैक्सी ड्राइवर को यह बताना भी आसान था कि कहाँ रुकना है। राहुल राठौड़ ने अपने फोन पर सिर झुका लिया था और टैक्सी बुलाने वाला था, इसलिए उसने अपने आसपास की ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी कमर के चारों ओर लपेट गया है और वो एक गर्म और दृढ़ आलिंगन में गिर गया, जिससे वो उसे सड़क से दूर खींच लिया। उसके ऊपर से आर्यन सिन्हा की धीमी आवाज आई, सावधान। एक मोटरसाइकिल उसके पास से गुजरी और उस पर बैठे रंगे बालों वाला युवक भी जानबूझकर उस पर सीटी बजाई, मुस्कुराते हुए और चिल्लाते हुए, हाय सुंदर लड़की। राहुल राठौड़ को तुरंत एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। उसने आर्यन सिन्हा के आलिंगन में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए। FCK, मैं उसके कुत्ते के पैर तोड़ने जा रहा हूं। राहुल राठौड़ को लगा कि उसकी छाती कांप रही है। उसे लगा कि आर्यन सिन्हा हंस रहा है और कह रहा है कि वो आवेगपूर्ण हो रहा है या कुछ और, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिन्हा की आंखें सिकुड़ गई होंगी और उसके हावभाव बदसूरत थे, जैसे कि उसकी प्रेमिका को लुभाया जा रहा हो। उसने अंधेरे में कहा, सिर्फ उसके पैर नहीं तोड़ते हैं, ये उसके कुत्ते के सिर तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। आर्यन सिन्हा ने युवक की निगाहें देखी थीं जो सीधे राहुल राठौड़ की लंबी टांगों को घूर रहे थे। उस टकटकी ने उसे अंधा बना देना चाहा। ये इतना घृणित था, उसे हिम्मत कहां से मिली? राहुल राठौड़ थोड़ा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिन्हा उनसे भी ज्यादा नाराज होंगे। वो किस बात से नाराज था? जैसे ही मोटरसाइकिल वहां से गुजरी, राहुल राठौड़ स्वाभाविक रूप से आर्यन सिन्हा के आलिंगन से बच गए। हालांकि आर्यन सिन्हा उसकी रक्षा करने के लिए काफी दयालु थे, लेकिन अपने कट्टर दुश्मन की बाहों में होना अजीब था। खासकर जब उसने अपने मन में दृश्य की कल्पना की तो उसे हर जगह असहज महसूस हो रहा था और वो दूर कूदने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। वो इतना असहज महसूस कर रहा था कि उसके चारों ओर खुजली हो रही थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति और बदतर होगी। उसने ऊपर देखा और देखा कि तारू मित्तल कुछ ही दूरी से उन्हें देख रहा है। साथ ही आर्यन सिन्हा का हाथ अभी भी उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे गले लगा रहा था। FCK, ये पहला शब्द था जो राहुल राठौड़ के दिमाग में तब कौंधा जब उन्होंने तारू मित्तल को देखा और फिर उन्होंने पागलों की तरह स्क्रीन को स्पैम कर दिया। और जैसे ही वो सदमे और घबराहट की स्थिति में थे, तारू मित्तल और करण ने अपने सामने ये दृश्य देखा। राहुल राठौड़ ने BF लंबी टी-शर्ट पहनी हुई थी, चौड़ी और ढीली, जिससे वो पतली और पतली दिख रही थी। लंबे और सीधे आर्यन सिन्हा द्वारा गले लगाए जाने के कारण वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है, राहुल राठौड़ का चेहरा उस गुस्से से लाल हो गया जिसे वो अभी डांटा था। ये ऐसा था जैसे वो उस व्यक्ति से गले मिलने में शर्मिंदा है जिसे वो पसंद करती है। उसका गोरा और नाजुक चेहरा लाल रंग का था, जिससे वो आश्चर्यजनक और सुंदर दिखती थी। करण अभी भी उन्हें याद करता है और थोड़ा उलझन में था। क्या वे हमारे स्कूल से नहीं हैं? मुझे याद है कि ये सीनियर भाई आर्यन सिन्हा है, लेकिन उनके बगल में वो सीनियर भाई राहुल की तरह क्यों दिखते हैं? तारू मित्तल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। उसने अनजाने में करण के हाथ पर चुटकी ली और धीरे से उसे रगड़ा, जिससे आमतौर पर शर्मीले करण के कान लाल हो गए। तारू मित्तल ने सोचा। उसकी आंखें टिमटिमाई और वो मुस्कुराया। हाँ। अपने वर्तमान रूप के बारे में सोचकर राहुल राठौड़ घबरा गए और सीधे तौर पर दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। वो आर्यन सिन्हा को पकड़कर भागना चाहता था, लेकिन वो कुछ ही कदम दौड़े थे, तभी तारू मित्तल ने करण को पकड़ लिया। उन दोनों के पैर लंबे थे और पकड़ने के लिए बहुत तेज दौड़े। इतना ही नहीं, तारू मित्तल ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, आर्यन सिन्हा, राहुल राठौड़, क्या संयोग है? संयोग मेरी गांड, मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं देखना चाहता। राहुल राठौड़ जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। उसी समय उन्होंने अवचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा कि वे कितने पीछे हैं।
जब उन्हें पता चला कि वे बेहद करीब हैं तो वे विशेष रूप से भयभीत हो गए। ये ऐसा था जैसे दुनिया के अंत में ज़ॉम्बी द्वारा उनका पीछा किया जा रहा हो। तारू मित्तल की चमकती आंखें भी ऐसी लग रही थीं जैसे वे मांस के लिए प्यासे हों। FCK, कितना डरावना। क्या तारू मित्तल को स्कूल में कोमल कैंपस बैले नहीं माना जाता था? क्या वो इस तरह की नहीं थी जो थोड़ी दूरी तक दौड़ने के बाद हाँफने लगती थी और इतनी थक गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने गपशप के लिए अपनी छवि को नष्ट कर दिया, है ना? उसने अपने बगल में करण की ओर देखा और उसे ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। इसके विपरीत उसे लगा कि तारू मित्तल जब इतनी मेहनत से दौड़ती है तो बहुत प्यारी लगती है। वो इस बात से भी चिंतित था कि वो थक गई है। वो उसके कंधे पर दबाव डालकर उसे हिंसक रूप से हिलाना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी प्रेमिका एक लड़का है भाई। अंत में 5 ब्लॉकों तक पागलों की तरह दौड़ने के बाद वे चारों थक गए थे। वे दीवार के सहारे झुक गए और जोर से हाँफने लगे। उन्हें अब अपने सुंदर दिखने की परवाह नहीं थी। वे कुत्तों की तरह थक गए थे। तारू मित्तल ने अपनी सांस रोकने की बहुत कोशिश की और करण के साथ आगे बढ़ गए। वो धीरे से और विचारपूर्वक मुस्कुराया। तुम भाग क्यों रहे हो? ठीक है, क्या ये राहुल राठौड़ है? मुझे लगता है कि जब मैंने उसे अभी देखा तो मैंने उसे किसी और के लिए गलत समझ लिया। राहुल राठौड़ अभी अभी पागलों की तरह भागा था। उसके सिर के पीछे की छोटी गांठ पहले ही ढीली हो चुकी थी। रबर बैंड कहीं गिर गया था। उसके पसीने से भीगे काले बाल उसके गाल के किनारे से चिपक गए थे। उसके गोरे और नाजुक चेहरे के खिलाफ वो थोड़ा और कोमल और सुंदर दिख रहा था। लेकिन राहुल राठौड़ को यह नहीं पता था। उसके हाथ उसके घुटनों पर थे और उसके पैर चौड़े थे, हाँपते हुए। जब उन्होंने तारू मित्तल को बात करने आते देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, आपका मतलब राहुल राठौड़ है? तो क्या हुआ अगर मैं उसका चचेरा भाई हूं? तुम कौन हो? आर्यन सिन्हा एक पल के लिए चौंक गए। वो जल्दी ही समझ गया कि राहुल राठौड़ क्या सोच रहे हैं। वो साथ खेलता और झूठ भी बोलता। तारू मित्तल, तुम लोग यहां क्यों हो? हम अभी एक चोर को पकड़ रहे थे। इन 2 वाक्यों ने न केवल ये समझाया कि उसने अपना नाम क्यों नहीं पुकारा, बल्कि अजीब पागल दौड़ का कारण भी समझाया। तारू मित्तल एहसास में मुस्कुराया। तो ऐसा है, राहुल राठौड़ और उनके चचेरे भाई बहुत ज्यादा एक जैसे दिखते हैं। मुझे लगा कि वो भेष बदले हुए लड़का था। हा, क्या ऐसा है? बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं। अवर्णनीय खेल में भाग लेने के बाद वे चारों मिठाई की दुकान से निकल गए और अपने अलग अलग रास्ते चले गए। वे विपरीत दिशाओं में चले। हालांकि राहुल राठौड़ और आर्यन सिन्हा साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उनके बीच एक सूक्ष्म दूरी थी। ये भयानक रूप से सन्नाटा था। आमतौर पर आर्यन सिन्हा इस समय चुप्पी तोड़ने में सबसे अच्छे थे। वे राहुल राठौड़ को भड़काने के लिए कुछ अश्लील कहते या उन दोनों को आपस में लड़ने या झगड़ने के लिए कुछ बोलते। लेकिन अब आर्यन सिन्हा अभी भी चुंबन में डूबे हुए थे और थोड़े चकित थे। वे दोनों ध्यान न देते हुए कुछ सोचते हुए आगे बढ़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि राहुल राठौड़ ने अचानक म्याऊं की आवाज सुनी। उसने ध्वनि की दिशा में देखा और देखा कि एक पतली नारंगी बिल्ली फूलों की बेड के पीछे छिपी हुई है जो उस पर म्याऊं कर रही है। उसकी गोल आंखें उसके हाथ में बैग पर टिकी हुई थीं और उसने एक नजर डालने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। राहुल राठौड़ रुककर वहां चले गए। उनके बगल में आर्यन सिन्हा थे, जिन्होंने देखा कि वो रुक गए हैं, इसलिए वो भी रुक गए और वहीं चले गए। 2 लंबे किशोर नीचे बैठ गए और फूलों की बेड से सिकुड़ गए। थोड़ा गलत महसूस हो रहा था। राहुल राठौड़ ने अपना हाथ बढ़ाया और बिल्ली सावधानी से पीछे हट गई। लेकिन वो अपने द्वारा ले जा रहे बैग से केक की मीठी गंध से आकर्षित थी और बहुत दूर जाने को सहन नहीं कर सकी। राहुल राठौड़ ने धीरे से बिल्ली के रोमेदार सिर को छुआ। बेशक उसने इसे केक खाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इसमें चॉकलेट थी, लेकिन उसके सामने बिल्ली स्पष्ट रूप से भूखी थी। राहुल राठौड़ ने अपने होंठ भींचे और सोचा कि क्या पास में बिल्ली का आहार खरीदने के लिए कोई जगह है। यह सिर्फ इतना था कि यह जगह उसके घर से थोड़ी दूर थी और वो आमतौर पर यहां नहीं आता था, इसलिए उसे यकीन नहीं था। आर्यन सिन्हा उसके बगल में बैठ गया, उसका कंधा छू रहा था। वो बिल्ली को चिढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ा, लेकिन राहुल राठौड़ की तुलना में बिल्ली उसके प्रति अधिक प्रतिरोधी थी। उसने अपने दांत निपोर लिए और धमकाने वाली म्याऊं की। इसने अपने नुकीले पंजे भी दिखाए, जैसे कि उसे चेतावनी दे रही हो कि अगर वो और करीब आया तो वो उसे खरोंच कर मार डालेगी। आर्यन सिन्हा उदास थे। वो राहुल राठौड़ के पीछे चलना चाहता था और बिल्ली के छोटे सिर को छूना चाहता था। ये वास्तव में भेदभावपूर्ण व्यवहार था।